हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। अगर आप भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है यानी कि मटेरियल में, यानी कि वो मैटर कहाँ से लाए। मैं एक बात कर रहा हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारतीय अर्थव्यवस्था में हमेशा आपके 4-5 क्वेश्चन आते हैं और उस मैटर की बहुत दिक्कत आती है और लगभग आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर भी बहुत कम मिलेगा, कोचिंग संस्थानों में भी बहुत कम मिलेगा। इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको इसको भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छे से यहाँ पर ही कवर करवा दूं, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारा कोर्स ले रखा है जीके का, वो भी नाराज होते हैं कि सर आप बहुत सी कक्षाएं को इस पर डाल देते हो यूट्यूब पर। तो हमारा भी दिल करता है कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग पहले से ही कोर्स ले रखा है, तो उनको क्यों नाराज किया जाए। तो इस बार जो आपका अर्थव्यवस्था वाला ये वीडियो है, जो कुछ वीडियो है, उसको मैं इस पर डालने के बाद में, यूट्यूब पर डालने के बाद में, कुछ समय के बाद में, 1-2 दिन के बाद में इनको यहाँ से हटा लूंगा। बाद में फिर आप कमेंट मत करना कि सर आपने क्यों उठा लिया। तो ये वीडियो है, ये केवल आपके आरवी जो मानुषी स्टडी ऐप है वहां पर ही आपके जीके कोर्स में ऐड है और इसकी पीडीएफ भी वहां पर ऐड है। केवल आपके लिए कुछ अर्थव्यवस्था वाला वो जो टॉपिक है ये आपके यूट्यूब पर मैं करवा रहा हूं ताकि आपको बहुत हेल्प मिल सके। और आप सभी को पता होगा कि जो मैंने आपको रामबाण ब्रह्मास्त्र कोर्स दिया था, जो ब्रह्मास्त्र कोर्स दिया था, मात्र जो आपके एसएसटी का, सामाजिक का, संस्कृत विभाग के लिए 249 रुपए में, जो आपको टेस्ट सीरीज में भी नहीं मिलता, इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपको 249 रुपए में मैंने आपको इसको दे दिया था। तो यानी कि अब ये ऑफर प्राइस था। अगर मान लीजिए अगर टीम में किसी न किसी इशू आया, थोड़ा बहुत ऑफर पैसा बढ़ गया, तो उसके लिए आप भी कॉल ना करें। तो मैंने आपको 249 में दे दिया था, वादा किया था कि आपको टेस्ट सीरीज से भी कम प्राइस में आपको ब्रह्मास्त्र रामबाण संपूर्ण सामाजिक का जो कोर्स है संस्कृत विभाग के लिए, वो आपको दूंगा। तो ये मैंने आपको वादा निभाया है। तो अब शुरुआत करते हैं आपके, यानी कि जो आपके अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे। तो अर्थव्यवस्था में मैंने आपको एक चीज बताई थी। एक चीज में आपको यहाँ समझना होगा कि अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र थे। 4 क्षेत्रों में से प्राथमिक क्षेत्र हमारा हो गया है, प्राथमिक क्षेत्र को अच्छे से पढ़ लिया है। द्वितीय क्षेत्र को भी हमने क्वेश्चन देख लिए थे इससे पहले वाले वीडियो में। तृतीय क्षेत्र को भी लगभग देख लिया है और व्यापार को भी हमने देख लिया है। तो उद्योग क्षेत्र को इसको कंप्लीट कर देता हूं मैं आज, ताकि आपका संपूर्ण ही यहाँ पर खत्म हो जाए। आपकी इसकी रामलीला ही खत्म करनी है। मेरा मकसद ये है कि साइकोलॉजी के अलावा जो भी आपके साइड करंट अफेयर हो, कुछ सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको कवर करवा दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हम देखेंगे उद्योगों के बारे में। उद्योगों के बारे में आपको यहाँ पर समझना होगा। अगर मैं यहाँ पर समझाऊँ आपको तो देखिएगा। जैसे बात करते हैं आपके यहाँ पर उद्योग की बात करें, 2024-25 के नवीनतम आंकड़े हैं, या नवीनतम आंकड़े ही आपके आर्थिक समीक्षा के हैं। अगर बात करें तो उद्योग में एक बात है कि एक नई नवरत्न कंपनी बनाई गई है, यानी कि भारत में एक और नवरत्न कंपनी बनाई गई है। देखो अलग अलग कंपनियां होती हैं, उनके वार्षिक आय उनके के अनुसार। तो भारत में नवरत्न भी कंपनियां भी है, महारत्न कंपनियां भी है। तो आपकी बहुत सी बार आता है कि वो इस साल यानी कि कौन सी कंपनी को नवरत्न कंपनी बनाया गया है। तो इरेडा को नया नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, यानी कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को नई नवरत्न कंपनी बनाई गई है। इस तरह से वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर वर्तमान में कुल कंपनियां, नवरत्न कंपनियां वर्तमान में 17 हो चुकी है। कितनी? वर्तमान में भारत में 17 नवरत्न कंपनियां हैं और कुल मिलाकर आपके 13 महारत्न कंपनियां हैं। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। नवरत्न कंपनियां आपके 17 है, महारत्न कंपनियां आपके 13 है। तो यहाँ से बहुत सी बार कथन आता है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अगले पीएलआई योजना, पीएलआई योजना जो आपके अलग अलग क्षेत्रों में है, उसमें से आपके दूरसंचार में ये योजना लाई गई है। पीएलआई योजना, इसमें क्या है? इसमें क्या हुआ कि दूरसंचार में इसको लागू किया गया, यानी कि मतलब आप अधिक से अधिक जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सामान है, वो अधिक से अधिक आप भारत में ही उसका निर्माण करो, यानी सरकार उसकी सहायता आपको देगी। तो इसी के लिए दूरसंचार में इस योजना को लागू किया गया। अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको यहाँ एक चीज मिलेगी। अगर बात करें तो 2014-15 में अगर देखोगे तो भारत में कुल मोबाइल का उत्पादन 5.8 करोड़ था, यानी कि 5 करोड़ 80 लाख एक साल में मोबाइल का उत्पादन होता है और लगभग 21 करोड़ जो मोबाइल था उसका आयात होता था। 21 करोड़ मोबाइलों का आयात भारत के द्वारा किया जाता था। लेकिन वर्तमान में देखो इस योजना को लागू करने के बाद में 2023-24 में अब जो उत्पादन है जो 5 करोड़ होता था, वर्तमान में भारत में जो उत्पादन होता है वो 33 करोड़ मोबाइलों का उत्पादन होता है। कितना? 33 करोड़ मोबाइलों का भारत में ही उत्पादन होने लगा है।
और मात्र 0.3 यानी 30 लाख करोड़ यानी 30 लाख ही मोबाइलों का आयात होता है। और भारत अब उल्टे यानी कि मोबाइलों का निर्यात करने लगा है। भारत एक साल में लगभग 5 करोड़ मोबाइलों का निर्यात करता है। तो देखो कितना इसमें प्रभाव पड़ा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो भारत लगभग, अगर यहाँ बात करें तो भारत वर्तमान में यानी आपके जो अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन आएंगे वो आपके खतन वाले ही आएंगे। मैंने आपको पहले वाले पूर्व वर्षों के पेपर बताए थे, तो इस चीज को आपको वहां पर ध्यान देना होगा। वर्तमान में भारत में 50,000 करोड़ के दूरसंचार उपकरणों का उत्पादन होता है। कितना? 50,000 करोड़ का एक साल में उत्पादन हो रहा है। तो पीएलआई योजना से भारत में उद्योगों क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कदम मिला है। तो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी, ठीक है। अगली बात करते हैं यहाँ पर रक्षा उत्पादन के। रक्षा उत्पादन में बहुत ही उल्लेखनीय उत्पादन हुआ है। रक्षा उत्पादन की बात करें तो 2023-24 में बात करें तो भारत में कुल मिलाकर 1,26,887 यानी कि 1,26,887 करोड़ रुपए का उत्पादन रहा रक्षा उत्पादन। यानी कि भारत में 1,26,000 लाख करोड़ का उत्पादन रहा। अगर यहाँ पर बात करें तो वृद्धि में रही 16.7% की यहाँ पर वृद्धि हुई। अगर इसमें बात करें तो भारत में जो रक्षा उत्पादन होता है उसमें सरकारी क्षेत्र का जो अंश है, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र का जो अंश है वो 79.2% है और निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट क्षेत्र का अंश है 20.8%। यानी कि अभी भी जितना रक्षा उत्पादन हो रहा है उसमें सरकारी क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है और प्राइवेट का सबसे कम है यानी कि 20% ही है। तो भारत में अगर बात करें तो 5 जुलाई 2024 के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो 2023-24 में कुल जो रक्षा निर्यात हुआ यानी कि जो आंकड़े आए 5 जुलाई 2024 के, उसके अनुसार भारत ने लगभग आप देखो तो 21,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात भी किया है। यानी कि जहां भारत पहले कितने रक्षाओं जैसे बहुत से रक्षाओं का आयात करता था, तो वर्तमान में भारत रक्षा निर्यात का भी निर्यात करने लगा है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत ने लगभग 21,000 करोड़ रुपए का निर्यात भी किया है रक्षा उत्पाद का। तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। भारत में 1,26,000 करोड़ का क्या हो रहा है? रक्षा उत्पादन हो रहा है और भारत ने 21,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात भी किया है और भारत का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप देखोगे भारत का अधिकांश जो बजट है उसका अधिकांश जो खर्च है वो आयात में ही खर्च होता था। तो अधिकांशतः जैसे आप अमेरिका से जेट मंगा रहे हो, आप फ्रांस से राफेल मंगा रहे हो या रूस से आप सुखोई विमान मंगा रहे हो, तो अलग अलग जगह आप भारत में ही यहाँ पर रक्षा का उत्पादन होने लगा है। तो बहुत अच्छी बात है। आगे बात करें आपके यहाँ पर 2024 में 8 कोर उद्योग सूचकांक है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि भारत में जो 8 उद्योग सूचकांक है, जो मूलभूत उद्योग जो कोर उद्योग है वो 8 है। यानी कि भारत के जो उद्योग 8 कोर उद्योग है। अगर 8 कोर उद्योग है तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 8 कोर उद्योग में कौन कौन से हैं। तो जो 8 के 8 आपको नाम याद होना चाहिए। नंबर 1 है आपके सीमेंट, दूसरा कोयला, तीसरा कच्चा तेल, चौथा प्राकृतिक गैस, 5वां बिजली, 6वां उर्वरक, 7वां रिफाइनरी उत्पाद और 8वां इस्पात। ये 8 है। तो ये 8 के ही 8 कोर उद्योग सूचकांक है। अगर यहाँ पर बात करें रिफाइनरी उत्पाद, इसका सर्वाधिक सूचकांक, इसका जो भार है, जो 12 अंश है वो अलग अलग उद्योगों का, जो 8 उद्योग है इन 8 को 100% माना गया है। 100% में सर्वाधिक जो 12 अंश है वो आपके रिफाइनरी उत्पाद का है लगभग 28% और सबसे कम है उर्वरक का 2.63%, इसका सबसे कम 12 अंश है। तो ये 8 कोर मूलभूत उद्योग आपको याद रखने हैं। बहुत सी बार आपके क्वेश्चन आ चुका है, अगर आप एनालिसिस करोगे पेपर होगा तो आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर भी आप देख लीजिए। अगर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग कौन है तो इन 8 कोर उद्योगों के बाद में जो उद्योग बचे वो आपके ये आते हैं। कौन से? आपके सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, तो एमएसएमई उद्योग भी बोलते हैं इनको। अगर बात करें तो ये इसमें इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 3 प्रकार के ऋण चलाए थे। कौन कौन से? शिशु ऋण जिसमें 50,000 तक की सहायता राशि दी जाती है, किशोर ऋण जिसमें 50,000 से 5 लाख तक की राशि दी जाती है, तरुण ऋण जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक की राशि यानी कि सरकार द्वारा लोन दिया जाता है। वर्तमान में बात करें तो 2024-25 में बात करें तो इन उद्योगों में अगर 2.6 करोड़ यानी कि अगर लगभग 2 करोड़ 60 लाख उद्योग ये कार्यरत है भारत में। अलग अलग गलियों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में ये उद्योग कार्यरत है और इसके माध्यम से 6 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। देश के उद्योगों में 45% का उत्पादन ये ही करते हैं। लगभग अगर बात करें तो 45% जो भारत में कुल उद्योगों का उत्पादन होता है उन उद्योगों में लगभग 45% का योगदान तो इन उद्योगों का है। बाकी जो उत्पादन है वो इनके द्वारा होता है। तो अगर बात करें
तो 45% का उत्पादन यहाँ से होता है और देश के कुल निर्यात में 40% का योगदान इन्हीं का है। एमएसएमई आप अगर आपके यहाँ पर एमएसएमई उद्योग भी आ सकता है या आपके सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग भी आ सकता है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि एमएसएमई उद्योग का लगभग 40% योगदान है निर्यातों में और उद्योगों के उत्पादन में 45% का योगदान है। खत्म आते हैं आपके बार बार में, तो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं इस्पात उद्योग का। इस्पात उद्योग में आप देखोगे तो वर्तमान में अगर बात करें तो इस्पात उद्योग का वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में पूरी दुनिया में जो अगर प्रति व्यक्ति जो इस्पात यानी कि स्टील की खपत है, यानी कि एक व्यक्ति एक साल में कितनी स्टील का यानी कितने लोहे का उपयोग करता है, तो पूरे विश्व में अगर बात करें तो 221 किलो का उपयोग करता है। यानी कि एक व्यक्ति पूरी दुनिया में 221 किलोग्राम लोहे का उपयोग करता है और चीन में देखो तो चीन में 645 किलोग्राम का उपयोग करता है एक व्यक्ति। और भारत में मात्र कितना है, तो भारत में 86 किलोग्राम ही है, जो बहुत कम है। यानी कि भारत में अभी भी इस्पात का जो प्रति व्यक्ति का खपत है वो बहुत ही कम है। चीन में बहुत ही मात्रा में लोह इस्पात का उत्पादन होता है, जिस कारण ही वो आर्थिक महाशक्ति है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर देखें तो आप यहाँ पर देखो तो भारत का जो क्षेत्रफल है उससे 3 गुना ज्यादा क्षेत्रफल चीन का मिलता है। आगे बात करें महिला श्रम भागीदारी की, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। ये जो बहुत अच्छी खबर है कि अब महिलाओं की तरफ से भी बहुत अच्छी खबर आने लगी है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगी है। अगर महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो वर्तमान में भारत की जो भागीदारी है 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में लगभग 32.8% महिलाएं क्या काम करने लगी थी और वर्तमान में ये 32.8 से बढ़कर वर्तमान में 37% हो चुकी है। यानी कि महिलाओं की जो भागीदारी रोजगार में 37% हो चुकी है। यानी कि 100 में से 37 महिलाएं अब काम करने लग गई है, जो बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। नहीं तो अधिकांश तो जो महिलाएं हैं वो घरेलू कामकाज में उलझी रहती थी। तो भारत में महिला श्रम भागीदारी बढ़ रही है और वर्तमान में 37% जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी और वर्तमान में 4.2% की इसमें बढ़ोतरी बताती है। तो वर्तमान में जो महिला श्रम भागीदारी कितनी है, आपकी 37% है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। इसके बाद में सीमेंट उद्योग की बात करते हैं। सीमेंट उद्योग में हम बात करें तो वर्तमान में अगर सीमेंट उद्योग की बात करें तो 2022-23 में, क्योंकि ये आंकड़े अभी 2024 में जारी हुए हैं तो पिछले वर्षों के आंकड़े जारी होते हैं, तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। 1-2 वर्ष में आंकड़े थोड़े बहुत वही रहते हैं लगभग। अगर आप 2022-23 के तो 23-24 में रहेंगे, 24-25 के तो लगभग सेम आंकड़े रहते हैं। तो 22-23 में जो सीमेंट का उत्पादन था वो 391 मिलियन टन था, यानी कि 39 करोड़ टन था। तो इसमें लगभग भारत का सीमेंट उत्पादन में सेकंड स्थान है। कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। और 2027 तक सीमेंट उत्पादन को 450 मिलियन टन पहुंचाने की उम्मीद है। कितने? 450 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन हो जाए। इसके बाद में चीनी उद्योग की बात करते हैं, शक्कर उद्योग की। ब्राजील के बाद में भारत का इसके उत्पादन में दूसरा स्थान है, यानी कि ब्राजील के बाद में भारत का इसमें सेकंड स्थान है। और चीनी की खपत में यानी कि जो उपभोग में अगर बात करें शक्कर के उपभोग में भारत का प्रथम स्थान है। इसमें कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और यहाँ पर बात करें आप यहाँ देखोगे तो 1998 से, यानी कि 1998 से पहले इस उद्योग में लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य था, लेकिन 1998 से इस उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि चीनी उद्योग को कब से लाइसेंस से मुक्त किया गया, तो 1998 में इस उद्योग को लाइसेंस से मुक्त किया गया। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगली बात करते हैं आपके कोयला उद्योग की। अब कोयला उद्योग में आपको महत्वपूर्ण चीजें ध्यान देनी होगी। कोयला उद्योग का 2 बार राष्ट्रीयकरण किया गया, 1972 और 1973 में, यानी कि 2 चरणों में 1972 और 73 में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये किस्म कितनी बार आ चुका है कि कोयला उद्योग का कितनी बार राष्ट्रीयकरण किया गया? 1972 और 73 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद में कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में सेकंड स्थान है। और साथ में 2024-25 में अगर बात करें तो भारत में 1080 मिलियन टन का जो लक्ष्य है उत्पादन का, कितना है? 1080 मिलियन टन का कोयला उत्पादन का लक्ष्य है। अगर बात करें तो कुल ऊर्जा उपभोग में, यानी कि जो आपकी विद्युत जो ऊर्जा बनती है, जो आपका ऊर्जा उत्पादन है जिससे आपका जो भी बन रहा है, तो उस कुल ऊर्जा उत्पादन में कोयले का लगभग 67% योगदान है। कितना? 67% है वो कोयला का उत्पादन योगदान है। और कुल कोयला उत्पादन में गैर कोकिंग कोयल का भाग लगभग कितना है? 52% है। यानी कि गैर जो कोयला उत्पादन होता है उस कोयले में लगभग 52% तो आपको गैर कोकिंग कोयल का भाग है। यानी कि गैर कोकिंग कोयल का सर्वाधिक भाग 52% मिलता है। इसके बाद में अब बात करें पर्यटन उद्योग की।
तो पर्यटन उद्योग की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि पर्यटन का जीडीपी में अगर बात करें तो अगर प्रत्येक देश में, जैसे आप स्विट्जरलैंड देखो, आप लग्जमबर्ग देखो, आप इटली देखो, फ्रांस देखो, यहाँ की जो आबादी है आप देखोगे, आप मालदीव देखो, मालदीव पानी के चारों तरफ गिरा हुआ है, वहाँ कुछ भी आय का साधन कुछ भी नहीं है, वहाँ पर आय का जो साधन है वो इधर से आने वाले पर्यटक है। आप हिमाचल प्रदेश राज्य को देखो, वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में देखो, वहाँ पहाड़ियाँ है, तो वहाँ का रोजगार का जो साधन है वो यहाँ से दूसरे राज्यों जाने वाले जो पर्यटक है। इसी तरह उत्तराखंड देखो, यानी कि पहाड़ी राज्यों में जो मुख्य जो आय है वो पर्यटक ही है। तो पर्यटक की दृष्टि से यहाँ पर देखें तो जीडीपी में जो यात्रा में पर्यटन का योगदान है वो देश में अगर बात करें तो भारत में जो अगर देखें तो 185 देशों में 10वां स्थान है। किसका? भारत का आय की दृष्टि से, यानी कि जीडीपी में लगभग 10वां स्थान है भारत का, यानी कि भारत को बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर विदेशी पर्यटकों से आय प्राप्त होती है। अगर बात करें 2023 में विदेशी पर्यटक आगमन लगभग 10 लाख यानी कि 11 लाख के लगभग भारत में विदेशी पर्यटक आए थे 2023 में। अगर बात करें तो सर्वाधिक पर्यटक आए थे और सर्वाधिक पर्यटक जो आगमन हुआ था वो दिल्ली हवाई अड्डे पे हुआ था, यानी कि दिल्ली हवाई अड्डे पर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, लगभग यहाँ पर 29.92% यहाँ पर पर्यटक आए थे। तो ये आपके इस्पात उद्योग मैंने आपको यहाँ पर उद्योग के बारे में बता दिया। अब ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है, ये पूरी आपको जितनी पीडीएफ है जब से आपको पढ़ाई है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ अब आपके यहाँ पर ऐप पर जो आपके आर्य मानुष ऐप है वो आपके जीके कोर्स में उपलब्ध है। तो आप जीके कोर्स में इस पीडीएफ को वहां से मैं जोड़ दूंगा, तो वहां से आप फोन में डाउनलोड कर लेना, आप प्रिंट कराओ, कुछ भी कराओ, आप वहां से करा सकते हो। और अब अंत में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो को अब मैं आपको अपलोड कर दिया है, तो इसको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अर्थव्यवस्था आपको बहुत कम पढ़ाते हैं, तो वहाँ से इसको हटा दिया जाएगा। और जो आपकी ये ऊपर प्राइस है 249 रुपये, आप जानते हो कि SST कोर्स है, 7 विषय हैं और 249 रुपये में आपके लिए मैंने किया है और कोशिश की है कि आपके लिए बेस्ट कर सके। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।